मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद के मामले में पुलिस ने सीतामढ़ी के बेलसंड से विधायक अमित कुमार रानू के अहियापुर आवास पर छापेमारी की है। कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद 3 डीएसपी और भारी पुलिस बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध हस्ताक्षर किया हुआ स्टाम्प पेपर बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहाडीही का है, जहां 3 दिन पहले विधायक के भाई सोनू सिंह समेत कई लोगों पर जेसीबी से करीब 25 लोगों की जमीन की बाउंड्री और मकान तोड़ने का आरोप लगा। विरोध करने पर मारपीट का भी आरोप है। मामले में अब तक 13 लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। विधायक के भाई सोनू सिंह फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 12 बजे में वो लोग जपा का विधायक का भाई कह रहा था जो है जो वो आया है जेसीबी लेके पूरा जैसे कि जहाँ वहाँ तोड़ने लगा। हम 5 साल पहले जमीन लिखाए हैं, इतना दिन में कोई नहीं कुछ जैसे कि जे बोला, और दाखिल खारिज है, कागज है, हर व्यवस्था है। कब तोड़ा गया? आज 12 बजे दिन में जैसे कि जे तोड़ दिया। कथी से तोड़ दिया? जेसीबी से। तो काहे के लिए तो आप विरोध किए उसका? हम विरोध किए हैं, तो वो हमको उठा के जेसीबी में बिगने के लिए जैसे कि जे तैयार था उठा लिया था। बेहतर जांच में जो वीडियो उपलब्ध हुआ वहां से, उसमें सनी सिंह और सुमित श्रीवास्तव उनकी अरेस्टिंग हुई थी। अग्रतर जांच में जो माननीय विधायक हैं उनके भाई सोनू सिंह, उनकी संलिप्तता तो स्पष्ट उजागर हुई है और विधायक जी की संलिप्तता भी इसमें आ रही है। कल माननीय न्यायालय से हम लोगों ने सर्च वारंट प्राप्त किया और आज सुबह वहाँ रेड हुआ है। वहाँ से स्टैम्प पेपर एक 2017 का मिला है, साइन किया हुआ, जो कि फॉर्जरी की तरफ इंगित करता है। उसमें हम लोग लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। बड़ी खबर छपरा से, जहां अवैध हथियार की खरीद बिक्री मामले में एनआईए ने अपनी दबिश बढ़ा दी है। परसा नगर पंचायत में दिल्ली और पटना से पहुंची एनआईए की टीम ने परसा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद आयशा खातून के आवास पर छापेमारी की है। करीब 4 घंटे तक सघन तलाशी के दौरान परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई। छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद मुख्य पार्षद के बेटे और वार्ड पार्षद करमुल्लाह अंसारी को हिरासत में लिया गया है, जिससे एनआईए की टीम अपने साथ पटना लेकर चली गई। स्थानीय पुलिस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की तस्करी से जुड़ा है, जिसमें अवैध रूप से अत्याधुनिक हथियार जैसे AK-47 के पुर्जों की बरामदगी, विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा है। दिसंबर 2024 में भी एनआईए की टीम ने इस घर में 10 से 12 घंटे तक छापेमारी की थी। हथियार तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के जांच में छपरा में एनआईए की टीम पहुंची थी और यहां से परसा नगर पंचायत की वार्ड पार्षद जो मुख्य पार्षद है उनके बेटे करीमुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। करीमुल्लाह के बारे में बताया जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार रैकेट का खुलासा हुआ था जो एनआईए ने किया था और उसमें इसका नाम जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बता दूँ कि उस रैकेट ने जो प्रतिबंधित हथियार AK-47 जैसे हथियारों के पार्ट्स की खरीद बिक्री कर रही थी वो रैकेट, और उस रैकेट की जानकारी नागालैंड समेत तमाम राज्यों में सप्लाई की बात सामने आई थी। और उसमें जब जांच आगे बढ़ी तो करीमुल्लाह का नाम सामने आया था। 2 साल पहले भी इस मामले में छापेमारी हुई थी और इसके बाद आज दूसरी बार छापेमारी जब हुई है तो करीमुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है इस मामले की एनआईए द्वारा, लेकिन कल रात जिस तरह से छापेमारी की गई, लगभग 4-5 घंटे एनआईए की टीम ने मुख्य पार्षद आयशा खातून ने उनके आवास पर छापेमारी की, वहाँ पे कागजातों को खंगाला, उनके बेटे को हिरासत में रखा और देर रात जो करीमुल्लाह है जो मुख्य पार्षद का बेटा है उसे हिरासत में लेकर के पटना चली गई। मैं बता दूं कि हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट जो नागालैंड में जिसका खुलासा हुआ था उसके तार बिहार से जुड़ते नजर आए थे। इस मामले में दूसरी छापेमारी है। पिछली बार जब छापेमारी हुई तो करीमुल्लाह को एनआईए हिरासत में नहीं ले पाई थी, उस समय फरार हो गया था, लेकिन कल जब छापेमारी की गई तो करीमुल्लाह को हिरासत में लेकर के पटना चली गई है और इस मामले का जो करीमुल्लाह उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ सामने आ रहा है या एनआईए की तरफ से क्या प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, इसकी जानकारी हम बाद में दे सकेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मामला है, परसा के मुख्य पार्षद जो है आयशा खातून के बेटे करीमुल्लाह को हिरासत में लेकर के एनआईए की टीम पटना चली गई है और इस मामले में आगे भी जांच जारी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और पटना से बड़ी खबर है, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। फतुहा में ट्रक से 220 लाख की शराब जब्त की गई है। 3041 लीटर अवैध शराब पुलिस ने पकड़ी है। शराब लदे
मिनी ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड से फतुहा लाई जा रही थी ये शराब। गुप्त सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो पटना से बड़ी खबर है, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। फतुहा में ट्रक से 20 लाख की शराब जब्त की गई। 3041 लीटर अवैध शराब पुलिस ने पकड़ी है। शराब लदे मिनी ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड से फतुहा ये शराब लाई जा रही थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। खबर पूर्णिया से, जहां जीएमसीएच में इलाज के लिए पहुंची एक महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। आरोप है कि परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में महिला के साथ मारपीट की। डॉक्टर के निर्देश पर गार्ड अब उन्हें बाहर निकालने पहुंचे तो उनके साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की गई। एक महिला गार्ड के साथ भी मारपीट का आरोप है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उसी का आदमी उसको मार रहा था, तो डॉक्टर साहब बोला हमको कि इसको बाहर कीजिए। मैं बोला प्लीज आप बाहर चलिए, बाहर बैठिए। अच्छा। उसी में बोला तुम कौन होता हमको बाहर कर? हमको मैं बोला मेरा ड्यूटी है यहाँ भीड़ कम करने का। सब मेरे पीछे जुम गया मारने के लिए। आपके साथ मारपीट किया गया? मारपीट किया। मैं फिर पीछे से जान बचा के भागा उधर से। तो लेडीज सब गार्ड थी, यहाँ आए तो लेडीज गार्ड का भी दुपट्टा पकड़ के उसको भी मारना शुरू किया। हाँ सर। वो लोग सब भाग गया? सब भाग गया है अभी। कितने लोगों से थे वो लोग? वो कम से कम 10-15 आदमी था एक साथ। हाँ, और बोल के गया है कि हम आके तुमको यहाँ जो है ना 4 आदमी सब उसका इलाज देता तो 5-6 आदमी से होते हुआ था, इसलिए कि बोला जा डॉक्टर साहब कि इसका इलाज किया, सुई दे दी, आराम हो जाएगा बच्चा। तो नहीं सुना जब हंगामा ज़्यादा हुआ तो एक सुई आके मार दिया तो बच्चा जो है कि आदमी आराम है। उसके बाद बाहर में यहाँ मारपीट नहीं हुआ। सारण के मशरक थाना क्षेत्र के अरना गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन को लेकर मड़ौरा कोर्ट में मामला चल रहा है। इसी जमीन पर काम करने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बिहार में लगातार गंगा नदी उफान पर है। कई दिनों से पटना के आसपास गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा था, लेकिन अब गंगा का पानी सीधे पटना की सड़क पर आने लगा है। महावीर घाट के पास सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई। सड़कों पर गंगा का पानी आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पटना में गंगा घाटों की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और अब पानी सड़क तक पहुंच गया है। महावीर घाट की तस्वीर, जहां देख सकते हैं कि रोड पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और देखिए वाहनों की रफ्तार कैसी थमी हुई नजर आ रही है। 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, देखिए सब परेशान नजर आ रहे हैं और आधी बाइक सड़क पर डूबी हुई नजर आ रही है और तमाम लोग पानी में घुसकर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बाइक चाहे कार हो, एम्बुलेंस हो, सब कुछ इस पानी में फंसा हुआ नजर आ रहा है और दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। महावीर घाट की ये तस्वीर है जहां गंगा नदी उफान पर नजर आ रही है। और सिर्फ महावीर घाट ही नहीं, कई ऐसे घाट हैं जहां खतरे के निशान के ऊपर गंगा का जो प्रवाह है वो अब दिखाई दे रहा है और ऐसे में लोग अब सड़क पर पानी में ही सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महावीर घाट के साथ साथ अगर भद्र घाट की हम बात करें, तमाम ऐसे घाट जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ा है और सड़क तक पानी पहुंच गया है। महावीर घाट जिसका पिछले ही महीने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया था, उस समय गंगा का जलस्तर कम था और अब गंगा का जो जलस्तर बढ़ा है उसके बाद जो तस्वीर है वो अब बदल गई है। पूरा घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और अब सड़क पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसी पानी में लोग सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कैसे जाएं। जो ऑटो है और बाइक्स है वो यू टर्न मारते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरा जो सड़क है
वो जलमग्न हो गया है और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि घाट का जब निर्माण कार्य हुआ था तो इसे ऊंचा किया गया था, यानी भराव घाट पर किया गया था। बावजूद इसके जब गंगा का जलस्तर बढ़ा है तो तस्वीर पिछले साल की तरह ही नजर आ रही है, यानी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और ऐसे में कई ऐसे बाइकर्स हैं जो यहाँ सड़क पर गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश भले ही कम हो रही हो लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा है और ऐसे में जो सड़क है जेपी गंगा पथ के ठीक नीचे वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा उफान पर आ चुकी है। सबौर प्रखंड के रांझा दीपपुर गांव की सड़कों पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। 2 फीट तक पानी सड़क पर बह रहा है। इस सड़क से रशंदीपुर से लेकर इंग्लिश फरका तक कई गांवों के आने जाने का रास्ता है और लोग अब पानी में ही आ जा रहे हैं। वहीं खेतों में भी पानी तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। किसान खेतों में लगी फसल को काट कर ले जा रहे हैं। एक तरफ इस गांव में गंगा का तेज कटाव हो रहा है तो दूसरी तरफ बाढ़ का पानी भी गांव में प्रवेश कर चुका है। अभी हम हैं सबौर प्रखंड के रजंदीपुर गांव में। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है और इस रास्ते में जो है बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। कई गांव उस ओर हैं, संत नगर है, बगदेर बगीचा है, इंग्लिश फरका तक जो है ये सड़क जाता है और पूरा पानी भरा हुआ है। लोग अब जो पानी में ही चलकर उस पार से इस पार आ रहे हैं। हम लोगों का गाँव में पानी आ गया है, बहुत समस्या हम लोग का गंभीर जा रहा है। इधर से गंगा कट रहा है, इधर से गंगा गांव में ढुक गया है। कहाँ बाल बुतरू रखेंगे, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं देता है सरकार ने। ये रास्ता है ये घोषपुर फरका इंग्लिश जोने में, यहाँ से रजंदीपुर से ये बगल कटाव है। ये पानी में समस्या दूर है। पढ़ने वाला लड़की सब देखिए जा रहा है, वो टप रहा है, बहुत दिक्कत से जा रहा है। सड़क पर जो है अभी जो पानी हो रहा है और पानी लमसम 3 दिन से जो है ना रोड पर आ चुका है और तब खेत भी डूबने लगे हैं। देख सकते हैं कि गंगा का कटाव एक तरफ इस गांव में है, वहीं दूसरी तरफ जो है बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। देख लीजिए ये चदरा का जो नाव जो ये लोग बना के रखे हैं, इसी पर बैठकर इस पार से उस पार, और छोटी छोटी बच्चियां देख लीजिए स्कूल से जो आती जाती है वो पानी में ही जो है इस प्रकार से जा रही हैं। उस पार भी कई गांव है और पूरा रास्ता जो है जलमग्न हो गया है। गंगा का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और 2 दिनों के अंदर जो है ये पानी अब प्रवेश कर चुका है। लेकिन मदद की जो बात कही जाए कि यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद की बात जो होनी चाहिए वो अभी तक नजारत दिख रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और गंगा के जल स्तर में हर रोज बढ़ोतरी का असर अब निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला में बन रही करजान ताजपुर सेतु पर बाढ़ का पानी चढ़ गया। सेतु निर्माण के लिए बनाई गई टेम्परेरी पुल पर बाढ़ का पानी बह रहा है। इस रास्ते से पुल निर्माण में लगी कंपनियों के कर्मी तो या स्थानीय लोग आवागमन करते हैं। लोग अपने मवेशियों को बचाने के लिए आते जाते हैं। हालांकि इस टेम्परेरी पुल पर बाढ़ के पानी से अभी आवागमन बाधित नहीं हुआ है। गंगा के बढ़ते जल स्तर का असर अब दियारा क्षेत्र में दिख रहा है। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला के करजान ताजपुर सेतु के पास, जहां आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेरी पुल बना हुआ है जिससे लोगों का आवागमन हो रहा है, या फिर पुल के निर्माण का जो भी कार्य चल रहा है, इसी टेम्परेरी पुल से लोग आते हैं जिस पर पानी चढ़ गया है। सामने बाइक आ रही है, गाड़ी वाले हो या जो भी इसमें निर्माण कार्य में लोग लगे रहते हैं, या फिर गंगा किनारे अंतिम संस्कार के लोग पहुंचते हैं। इसी पुल के माध्यम से जो टेम्परेरी पुल है पहुंचते हैं। आपको और दिखाते हैं, ये पुल पर काफ़ी ऊपर तक पानी आ गया है। अब महज थोड़ा सा पानी यदि और बढ़ता है 2 या 4 दिन के बाद, तो फिर ये कहा जाएगा कि अब ये निर्माण कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उनका आना जाना मुश्किल होगा और ये गंगा के ऊपर जो बन रहा है करजान ताजपुर सेतु, ये कहीं ना कहीं कार्य जो है प्रभावित होगी। तो काम जो चल रहा है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है निर्माण कार्य। इस टेम्परेरी पुल के दोनों साइड गंगा है, इस साइड भी गंगा है और इस साइड भी गंगा है, और दोनों जो है
पुल के टेम्परेरी पुल के ऊपर से आर पर पानी का प्रभाव बह रहा है, यानी कि अब गंगा का जलस्तर अगर थोड़ा बहुत भी बढ़ता है तो ये करजान ताजपुर सेतु का निर्माण कार्य बाधित हो जाएगा। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और दानापुर दियारा में बाढ़ और कटाव को लेकर न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला। खबर चलने के बाद बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री और दानापुर विधायक रामकृपाल यादव ने बाढ़ और कटाव प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कटाव रोकने के लिए लगाए गए बालू भरे बैग की स्थिति देखी और कई बैगों में बालू की जगह मिट्टी भरे होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने मामले की जांच के निर्देश दिए। मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने और बाढ़ के कारण स्कूल नहीं पहुंच पा रहे शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। वो जांच का विषय भी मैंने एसडीओ साहब को कहा है। आपने ठीक कहा, लोगों ने कहा कि एग्रीमेंट है बालू देने का, मगर इस पर मिट्टी दिया गया है। सचमुच में मिट्टी नहीं वहाँ कुछ लगा के हमें है, देखा हमने अपने आंखों से देखा है। तो उन सब चीज़ों पर बारीकी से जांच हमारे एसडीओ साहब करेंगे और संबंधित जो भी कार्रवाई होगी, अगर न्याय कोई कर रहा होगा, कानून के खिलाफ काम कर रहा होगा, एग्रीमेंट के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे और नाव से कटाव प्रभावित बहरामपुर, पीर मोहम्मदपुर और केबला घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंगा नदी के कटाव से पिछले कई सालों में सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन नदी में समा चुकी है। लोगों ने जल्द कटाव रोकने के लिए काम शुरू करने की मांग की। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह एक बार फिर सरकार से बात करेंगे और जल्द कटाव निरोधी काम शुरू करने का प्रयास करेंगे। सरकार से हम फिर से आग्रह करना चाहते हैं कि राघोपुर प्रखंड में चाहे ब्रह्मपुर पंचायत का कटाव हो या लंका टोला का जो कटाव जो हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी जो है बोल्डर पिचिंग से जो है कटाव को बचाने का काम करें। और नीतीश की विरासत वाले बयान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि विरासत कोई सरकारी पद नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस विरासत की वह बात कर रहे हैं उसका संबंध सत्ता से नहीं बल्कि विचारों और मूल्यों से है। सवाल यह होना चाहिए कि पूर्वजों के विचारों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सकें और समाज का निर्माण बेहतर दिशा में हो सके। उन्होंने कहा कि विरासत को सत्ता और सरकार से जोड़कर देखना उचित नहीं है। हम भी दावा करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर हमारी पार्टी चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे खून पसीना लगाकर जेडीयू को बनाया है, इसीलिए पार्टी की चिंता मुझे भी रहती है। सबसे पहले मैंने निशांत को आगे लाने की मांग उठाई थी, जिस पर दीपक मेरा बेटा है, निशांत भी मेरा बेटा जैसे ही है। मेरा बेटा और निशांत आने वाले समय में बिहार का भविष्य है। मेरा और सम्राट के बीच काफी बेहतर रिश्ता है, इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर भी कुछ लोग कुछ बेवजह चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेडीयू के लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। विरासत की व्याख्या शायद कुछ लोग ठीक से समझे भी ना कर लेते हैं। विरासत का मतलब कोई सरकारी पद नहीं होता है। विरासत तो हमारे पूर्वजों ने जो हमको सिखाया है, उनकी जो सीख है उसको आगे अब कैसे हम बढ़ाएं ताकि आगे की पीढ़ी उसको सीखे और उसके आधार पर हमारे समाज का निर्माण हो, हमारा समाज चले और सरकार आवश्यकता अनुसार उसके हिसाब से आए। तो इसमें कौन सरकार में रहेगा नहीं रहेगा, कौन पार्टी रहेगी, इसका सवाल कहाँ उठता है। यह तो ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है और बाकी पार्टी के लोगों की भी ड्यूटी है। हम भी दावा करते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो समाजवादी लोग और थे, डॉक्टर लोहिया, उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाने का जो एक काम है, उस काम में हम भी दावा करते हैं कि हमारी पार्टी भी इस काम को कर रही है और पार्टी भी दावा कर रही है, और पार्टी कर, हम भी कर रहे हैं और पार्टी भी कर रही है। हम इसमें कहाँ कह रहे हैं कि हम अकेले हैं या कोई अकेले, यह सवाल नहीं। सब लोग मिलकर कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब लोग मिलकर करें, इसमें कहाँ दिक्कत है। इसमें कोई, इसका अर्थ यह कि उपेंद्र कुशवाहा कोई सरकारी
इसमें सरकार का तो कोई मामला ही नहीं है। हमारे पूर्वजों को जिस विरासत की बात हम करें, उस विरासत को हम भी बढ़ाएं, आप भी बढ़ाइए, सब लोग मिलकर बढ़ाएं। अरे भैया, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए पार्टी में। नहीं है, क्यों भूल जाते हैं लोग? पूरे तौर पे निशांत को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है। इधर जेडीयू नेता श्याम रजक ने नीतीश कुमार की विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी वाले बयान पर कहा है, अच्छी बात है, नीतीश कुमार का जो भी विजन है, नीतीश कुमार जो विचार है, वह एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, पूरे बिहार और पूरे देश के लिए विजन है जो नीतीश कुमार की विरासत के हकदार है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लेकिन वह प्रतीक के रूप में कहा है, पूरा बिहार पूरा देश नीतीश कुमार की विरासत का अधिकारी है। अच्छी बात है, नीतीश कुमार जी का जो विजन है, नीतीश कुमार जी का जो विचार है, वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है, पूरे बिहार और पूरे देश की जो जनता है जो नीतीश कुमार के विरासत के हकदार है। इसलिए अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है तो वो एक प्रतीक के रूप में कहा है, लेकिन पूरा बिहार पूरा देश नीतीश कुमार के विरासत के। फरक्का डैम को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। इस मामले पर लालू प्रसाद ने एक वीडियो जारी कर संजय झा पर निशाना साधा था। इसके बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू प्रसाद के दावे पर सवालिया निशान उठाते हुए हमला बोल दिया। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि 12 दिसंबर 1996 को जब भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की संधि हुई, उस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार के जल संसाधन विभाग ने उस समय इस संधि को बिहार के हित में नहीं माना था और आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इसके बावजूद संधि होने दी गई। नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार के हितों से समझौता किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बिहार के हितों को लेकर आवाज उठाने की जरूरत थी, तब लालू प्रसाद यादव ने प्रभावी तरीके से विरोध क्यों नहीं किया, लालू प्रसाद खामोश क्यों रहे। 1996 में सत्ता और प्रभाव दोनों आपके पास था। क्या चारा घोटाला के चलते आपकी जुबान खामोश हो गई? केंद्र में प्रभावी भूमिका में थे, 22 सांसद थे, केंद्र में मंत्री परिषद में थे, किंग मेकर थे, लेकिन आपकी जुबान खामोश क्यों रह गई? जारी किया तो उस वीडियो में का डेट क्यों नहीं बताए? ये 19 दिसंबर 2011 का वीडियो है। सत्ता में तो आप प्रभावी भूमिका में थे, दिल्ली में आपकी पार्टी प्रभावी भूमिका में थी, किंग मेकर बने हुए थे, लेकिन बिहार के लोगों के साथ ये गुनाह आपने क्यों किया? जो वीडियो आपने ट्वीट किया है, तो 96 से लेकर 2011 के पहले तक की कार्य अवधि में आप क्यों खामोश रहे? बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने संधि को बिहार के हित में नहीं माना था, इसके बावजूद संधि होने दी गई। क्या सत्ता में रहने के लिए आपने बिहार के हित को बलि चढ़ा दिया? क्या बिहार का हित आपके लिए सर्वोपरि नहीं था? और शिक्षक संघ की सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मांग, राज्य के शिक्षकों को 7वें वेतन का लाभ देने की मांग की गई है। विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी टीआरए 1, टीआरए 2 और टीआरए समेत एचटीएचएम को लाभ देने की मांग की गई है। नियोजित शिक्षकों को भी प्रमोशन देने की मांग की गई है। 6 to 8 वाले शिक्षकों को वरीय शिक्षक का लाभ मिले। कई साल से वरीयता के इंतजार में शिक्षक हैं। संघ ने शिक्षा मंत्री पर भरोसा जताया, कहा हर पेंडिंग कार्य को तेजी से निपटा रहे हैं शिक्षा मंत्री। 7वें वेतनमान पर भी सम्राट सरकार से शिक्षकों को उम्मीद है। और आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। आपने राज्यकर्मी का दर्जा दिया, स्वागत है। अब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त शिक्षकों को 7वां वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतनमान और फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ आप तुरंत दे दीजिए। अब जो है यह पीड़ा शिक्षकों के लिए सहा नहीं जा रहा है।
3 महीने पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी को, विभाग को हमने मुलाकात करके पूरे सम्मान के साथ 7वां वेतनमान के अनुरूप वेतनमान और फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ के लिए आवेदन समर्पित किया है। 3 महीने से हम लोग इंतजार में हैं। अब इंतजार असहज हो चला है। आपने शिक्षकों की समस्या को समझा, शनिवार को हाफ डे किया, स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ किया। शिक्षकों को जो मूल मांग है वह 7वां वेतनमान के अनुरूप वेतनमान का है। आप उप मुख्यमंत्री थे, तब आप सभी शिक्षकों की मांगों को हम लोगों से मुलाकात करके समझा था। आपने देखा कि तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।